मेरी मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 15 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ दिया। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता। रात होती तो उसको अपने पास सुला लेता। इसकी मालकिन ने भी इजाज़त दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम मोहन है। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से मालकिन के घर के काम कर रहा था, इसलिए जितना भरोसा वह मुझ पर करती थी उतना किसी पर भी नहीं करती थी। इसलिए वह मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देखो मोहन, अपनी बेटी रूपाली को मैं घर की ही छोड़ कर जा रही हूँ, उसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है। मैं सर हिलाने लगा कि मालकिन, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वह तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में 15 साल की थी, लेकिन थी जरा बावली किस्म की, बेवकूफ़ और लाडली। मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसे लाड प्यार से रखा हुआ था। मैंने कहा कि मालकिन, मैं इसका ख्याल रखूँगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझे की, मैं तो हैरान रह गया था। वह कैसे मुझे यह बात कर सकती थी। कहने लगी, रात को तो मेरी रूपाली के पास ही सोओगे, उसके कमरे में। यह सब सुनकर तो मैं हैरान रह गया था। मेरा तो दिमाग यह सुनकर ही घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे रूपाली के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोच कर तो बात करें, यह ठीक नहीं है। वह कहने लगी, मोहन, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम रूपाली के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे मालकिन की यह बात किसी तौर पर सही नहीं लग रही थी, लेकिन मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता था। मैं दिल में यह पक्का इरादा कर चुका था कि मैं रूपाली के कमरे में नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालकिन की बहुत सारी जायदाद थी और उनकी एक ही बेटी थी जिसे उन्होंने लाड प्यार से पाला था। जब मैं मालकिन के घर काम करने के लिए आया था तो उस वक्त मालिक जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों की तरह रखा था, बहुत प्यार करते थे वह मालकिन से और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। रूपाली पैदा होने से कुछ महीने पहले मालिक कार्य हादसे में गुजर गए थे। मालकिन सदमे से ही दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती, वह भी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर यूं ही नहीं जा सकते हैं। मैं उस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हाल देखकर फुट फुट कर रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए मुझे उनके दुख पर बहुत अफसोस होता रहा। जब रूपाली पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बहुत रोई मालिक को याद करके, लेकिन फिर उनका दिल रूपाली के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी। मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपने पति के नाम पर गुजार दूंगी। फिर वही किया, पूरा घर उन्होंने संभाल लिया था। 15 साल का वक्त गुजर गया था। मालकिन का सबसे ज़्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर मैं ही था। कारोबार की देखभाल मालकिन ने मेरे हवाले कर दी थी, लेकिन मैंने भी नमक का हिसाब चुकाया था। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल हमारी मालकिन के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा कि मैं भी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर पहले तो रूपाली ने हंगामा खड़ा कर दिया कि वह अकेले यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे, इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वह मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन ने मुझसे कह रही थी वह बहुत मुझे सही नहीं लग रही थी। और मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझा कर तीर्थ यात्रा पर चली गई और उनके जाते ही मैं सोफे पर बैठकर सुकून की गहरी सांस ली और खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनवाई। लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठा था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा रखता था। लेकिन जब सोच रहा था कि मालकिन नहीं है तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाट में मैं भी करके देख लूँ। मैंने सुकून की सांस ली और मज़े से अपने दोनों पैर सामने शीशे की टेबल पर रख दी। रिमोट हाथ में लिए टीवी पर चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल देखूं कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और रूपाली हॉल में आई।
आई। जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बल डालकर बोली, मोहन के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो मैं माँ के आते ही करूँगी कि कैसी उनकी कीमती टेबल पर तुम पाँव पसार कर बैठे थे। यह सुनते ही मैं हड़बड़ा कर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बेबी, ऊपर वाले के लिए मालकिन से मेरी शिकायत न करना। मैंने फ़ौरन टीवी बंद कर दिया और रिमोट साइड पर रखा। रूपाली सर पर गुस्सा चढ़ाई आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया। कहने लगी, माँ घर पर नहीं है तो इसका मतलब यह ना समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ाऊंगी। जब तक माँ घर पर नहीं है इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूँ तुम लोग वही करो। मैंने सीने पर हाथ रखा और सर झुकाए। जी जी क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल के राख हो रह गया था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से 1 मिनट भी नहीं बनती थी। मैं उसकी हरकतों से परेशान हो जाता था। वह मुझे बाजार के कई बार चक्कर लगवाती थी, कहती थी क्योंकि वह उनकी लाडली बेटी थी। मुझे ही कहती थी, मोहन, जो छोटी मालकिन कहती हैं वह कर दो। चाय का कप नौकर लेकर आया तो मुझे ऐसे खड़ा देखकर अजीब सी हंसी मुझ पर हंसा था। कहने लगा, अभी तो बड़ा रोग जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात में। मैंने उसे घूर कर कहा। खाने वाली नज़रों से देखने लगा था। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मुझे पीनी थी वह बड़े मज़े से रूपाली पी रही थी। ऐसे ही पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने रूम में जाने लगा तो रूपाली कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? मोहन, माँ ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सोओगे। यह सुनते ही मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैंने हैरानी से रूपाली की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने रूम के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में नौकरानी भी है, आप उन्हें अपने साथ सुला लें। वह कहने लगी, माँ ने कहा था कि तुम सो गए तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आ तो गया लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। रूपाली बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लाइट ऑफ कर दिया। कमरे में इस वक्त अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। भले वह 15 साल की थी लेकिन मैं तो 15 साल का ना था। मुझे किसी की बात याद आने लगी जो मैंने कई बार सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। वो चाहती तो नौकरानी को रूपाली के साथ सुलाती। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी रूपाली पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र टिक गई। सोई हुई बड़ी मायूस लग रही थी, बिल्कुल खुलकर सो रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नज़र बदली, अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लिए और सोने की कोशिश करने लगा कि उससे पहले कि मुझ पर शैतान हावी हो मैं सो जाऊं। ऊपर वाले का ध्यान करते करते न जाने कब मेरी आंख लग गई। घड़ी की तेज अलार्म बजने पर मेरी आंखें खुली। मैं हड़बड़ा कर बैठा तो देखा कि रूपाली नींद में ही अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मेरे सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फ़ौरन उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ रूपाली को अकेला मत भेजना, इसीलिए जब रूपाली तैयार होकर कमरे से बाहर आई ड्राइवर के साथ मैं जाकर उसे स्कूल छोड़कर आया। उसके बाद मैं ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा। जब हिसाब किताब की सारी मेरी जिम्मेदारी थी, उन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि रूपाली को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैं ना जाता ड्राइवर भी रूपाली को स्कूल से लेने नहीं जाता और यह मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम पर ऐसा लगा हुआ था कि मेरे दिमाग से यह बात निकल चुकी थी। 12 बजे रूपाली की छुट्टी होने वाली थी और मुझे 2 बज चुका था जब मेरे फ़ोन पर बेल बजने लगी और जब मैंने नंबर देखा तो मालकिन का था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो मालकिन मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, मुझे रूपाली की कॉल आई थी, वह अभी तक स्कूल में ही है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए?
यह सुन के मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा, मालकिन, मैं ज़मीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाओ, जाकर उसे ले आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से निकला। सामने ड्राइवर को मैंने गुस्से वाली नज़रों से देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है? वह कहने लगा, मैं क्यों बताऊं? मालकिन तो तुम्हें सब नौकर का सरदार बनाकर गई हैं। उन बातों का तुम खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे गुस्सा दिलाया। मालकिन क्या गई थी, सारे नौकर सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रखते थे। मैं जल्दी से ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ रूपाली स्कूल में थी। यहाँ पर चौकीदार मुझे देखकर बोला, इतनी लेट क्यों? रूपाली गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर मैं घर नहीं पहुँचा वह मुझे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगी, माँ को आने दो, तुम्हारे कान ना खिंचवाए तो फिर मुझसे कहना, मेरा कसूर था, इसलिए मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। घर पहुँचे तो खाना बनाने वाले ने खाना तैयार नहीं किया हुआ था। नौकरानी ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी बातों में बिजी थी। यह देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो गया था। मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह नौकर हो, ज़्यादा हमारे सर पर सवार मत करो। मैं तो मालकिन के बिना भूख लग गया था। मैंने नौकरानी से ठीक से सफाई करने को कहा। अपनी निगरानी में मैंने पूरे घर को साफ़ सुथरा रखवा दिया। रात को मैं थक चुका था। जब मैं रूपाली के कमरे में गया तो वह तेज़ आवाज़ में अपना स्कूल का याद कर रही थी। मैं हॉल में सोफे पर जाकर सो गया क्योंकि दिन भर थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे हॉल में कोई और मौजूद है। किसी के कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी रूपाली के कमरे के बाहर खड़ा है और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तेज़ आवाज़ से कहा, कौन है वहाँ? तो फ़ौरन कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठा किचन की तरफ भागा, लेकिन किचन बिल्कुल खाली नज़र आ रहा था। मैंने लाइट जलाई, वह कोई नहीं था। एक दरवाज़ा किचन का बाहर की तरफ भी खुलता रहा। जब मैंने वहां देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकला, बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगा दी और वापस हॉल में आकर लेट गया। मैं सोचने लगा कि कौन आदमी था जो रात के इस वक्त अंदर आया था। न जाने मुझे क्या सूझा। मैं रूपाली के कमरे में चला गया। वह बेड पर सोई हुई, मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आने लगी तो रूपाली शायद नींद में डर रही थी। कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है, यह कुत्ते मुझे खा जाएंगे। माँ, मेरा हाथ पकड़ लो। वह बेड पर अपना हाथ मार रही थी, नींद में शायद मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने कालीन से उठा और अपना हाथ रूपाली के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफ़ी देर मैं खड़ा इंतज़ार करता रहा कि वह कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ उससे छुड़ा दूं। जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। उसके बाद मैं रूपाली के कमरे में ही सोने लगा था। एक नौकर ने दूध की खीर बनाई तो कहने लगा कि तुम भी खा लो, बड़ी सुकून की नींद आ जाएगी। मैंने भी खीर खा ली और रात को रूपाली के कमरे में चला गया। उस रात वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई। मैं जो सोया तो सुबह ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा तो बेड खाली था। उस वक्त सुबह के 6 बजे थे। उस वक्त तो रूपाली नहीं जागती थी और वैसे भी आज रविवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो रूपाली वहाँ पर भी नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मेरा दिल तो धक सा रह गया था। मैंने तमाम लोगों को शोर मचा के जगा दिया। सभी उसे ढूंढने लगे लेकिन वह पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो वह हाल था कि मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे छोड़ कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया था मुझे पता नहीं चला। खाना बनाने वाला बावर्ची भी का वहाँ से गायब था। फिर मेरे ख्याल में आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को रूपाली के कमरे के बाहर देखा था।
वह भागते हुए किचन में गया था, शायद वह बावर्ची ही था। मैंने फ़ौरन मालकिन को फ़ोन किया और सारी बात उनको बता दी। मैं उसका पता जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचकर उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ। मैं भागकर बावर्ची के घर गया तो उसकी बीवी बच्चे कहने लगे वह तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे मोहल्ले वाले से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची रूपाली के मुंह पर हाथ रखकर उसे एक गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। उस वक्त पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ चुकी थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और सब उसमें नज़र आ रहा था कि बावर्ची रूपाली के मुंह पर हाथ रखकर उसे ज़बरदस्ती से गाड़ी में बैठा रहा था। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया था। हम जैसे ही गाड़ी तक पहुँचे वह सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था जहां उसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ उस तरफ जाने लगा जहां उसके दोस्त का घर था। पुलिस बाद में पहुंची, लेकिन मैं उसे घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाज़ा खुल गया। सामने वह बावर्ची और दो मर्द मौजूद थे। उन्होंने रूपाली को रस्सी से बांधकर एक कुर्सी पर बिठा कर रखा था। वह बहुत रो रही थी। यह देखकर तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने आओ देखा न ताओ और न उन तीनों की पिटाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहाँ पहुँच गई थी और उनको पकड़ ले गई। मैंने रूपाली को छोड़ा तो रोते हुए रूपाली मेरे गले से लग गई। बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो 2 दिन में मालकिन भी वापस आ गई थी। मालकिन रूपाली को गले लगा कर रोने लगी और मुझसे कहने लगी कि मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। मैंने कहा कि रूपाली को हमेशा मैं अपनी छोटी बहन की तरह समझाता हूँ और जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप बेफिक्र रहें। ना तो आपकी तरफ कोई आँख उठाकर देख सकता है और ना ही रूपाली की तरह यह सुनकर मालकिन खुश हो गई और अब रूपाली ने भी मुझे भाई मान लिया था और मेरे साथ अच्छे से पेश आती थी। जब मालकिन रूपाली और मैं हम सब लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है एक नौकर ने मालकिन की बेटी को का ख्याल रखकर सही किया था? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें।